जम्मू में आज होने जा रही भाजपा की अहम बैठक। मतगणना से एक दिन पहले भाजपा कर रही बैठक। राष्ट्रीय महासचिव व चुनाव प्रभारी बैठक में होंगे मौजूद। बैठक में अगली रणनीति, मनोनीत विधायकों पर होगा मंथन। डोडा में मतगणना को लेकर पूरी की गई तैयारियां। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 का आदेश किया जारी। मतगणना केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेंगी पाबंदियां। सांबा में मतगणना को लेकर पूरी हुई तैयारियां। 3 विधानसभा में पड़े वोटों की होगी गिनती। मतगणना केंद्र की चाक चौबंद की गई सुरक्षा। मतगणना को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 3 बजे प्रस्तावित इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और चुनाव प्रभारी राम माधव सहित कई अन्य बड़े नेता भाग लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा की अगली रणनीति के अलावा मनोनीत किए जाने वाले 5 विधायकों को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है और दोपहर 3 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। और इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और चुनाव प्रभारी राम माधव सहित कई बड़े नेता भाग लेने जा रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा की अगली रणनीति के अलावा मनोनीत किए जाने वाले 5 विधायकों को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले, मतगणना से पहले जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक 3 बजे तकरीबन प्रस्तावित की गई है। और इस बैठक के अंदर राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव प्रभारी भी हिस्सा लेंगे और उनके साथ कई आला नेता जो हैं, बड़े दिग्गज नेता जो हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और इस बैठक के अंदर 5 विधायकों को लेकर मंथन भी किया जाता है। जो कि मनोनीत विधायक होंगे, उन पर मंथन भी होने की जो है आशंका जताई जा रही है। आज दोपहर 3 बजे प्रस्तावित इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और चुनाव प्रभारी राम माधव सहित कई अन्य बड़े नेता भाग लेने जा रहे हैं। और क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक पर, इस पे भी जानकारी हासिल करेंगे। पर यह बहुत अहम है कि कल मतगणना है और उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक है। इसके अंदर बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और जो मनोनीत विधायक होंगे, 5 ऐसे विधायकों पर उनके नाम के लिए मंथन किया जाएगा। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ के हैं। आपसे यही जानना चाहूंगा, इस बैठक में क्या कुछ खास जो है वो रहने वाला है, किन किन बातों को लेकर मंथन हो सकता है। हालांकि कुछ ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो मनोनीत 5 विधायक होंगे उनके नाम का भी मंथन हो सकता है। तो और किन किन बातों को लेकर इस बैठक के अंदर मंथन होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। साहिल, ये मतगणना से ठीक एक दिन पहले मीटिंग होने जा रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक का कितना महत्व रहता है कि आपका फिगर क्या आ रहा है, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, उसके बाद आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की पोजीशन में हैं, आपके इंडिपेंडेंट कितने, निर्दलीय कितने जीते हुए हैं और किस किस विचारधारा से जीतने की पोजीशन में है जो एग्जिट पोल बता रहा है। इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। इस पर भी चर्चा होगी कि अगर हंग असेंबली आती है तो किस पार्टी के साथ हम जा सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि किन लोगों को नॉमिनेट करना है, किन सदस्यों को नॉमिनेट करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और राम माधव खुद इस मीटिंग को, तरुण चुग खुद इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है कि आगे गणित भाव कैसा, कौन सा तुर्क का इक्का खेला जाएगा, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा।
हाँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा इस बैठक में कौन कौन से दिग्गज नेता जो है वो शामिल होने की जो उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। मेरा एक सवाल ये रहेगा। और दूसरा, एग्जिट पोल जो है वो एक सिर्फ एग्जिट पोल है, मतगणना कल होगी, तो इसके बारे में क्या सोच लेकर ये बैठक जो है वो की जा रही है? साहिल, पोल ऑफ द पोल्स में से ये चर्चा की जाएगी कि बीजेपी के हक में कितने आ रहे हैं, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस जो निर्दलीय हैं वो किस किस विचारधारा से, क्या उनको साथ लिया जा सकता है या नहीं, ये एग्जिट पोल पर चर्चा की जाएगी। लेकिन असल में आपने ठीक कहा कि आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि होगी कि कितने क्या फिगर बन पा रही है, ये बाद में होगी। यानी कल सुबह से ही जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे 12 बजे तक स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले की तैयारी जो होती है, क्योंकि राम माधव मास्टर माइंडेड है, उन्होंने पहले भी 2014 में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी सरकार के गठन में लेकर के। फिर 2000 दोबारा से जब महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। तो इसलिए राम माधव एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तारुण चुग पहले से ही यहाँ पे कैंपिंग किए हुए हैं, उनको भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पता है कि किस तरीके से निपटा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और ठीक मतगणना से ठीक एक दिन पहले ये मीटिंग होने जा रही है। ये अपने अपने बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्या भाजपा को डर तो नहीं सता रहा? जिस तरह से पोल ऑफ पोल की बात की जाए तो पोल ऑफ पोल में कहीं पर भी भाजपा को 30 से ज्यादा सीट नहीं दी गई हैं, और वहीं पर एनसी और उनके साथ कांग्रेस जो कि गठबंधन में है, उनको मैक्सिमम पोल ऑफ पोल्स में 40+ सीट्स दी जा रही हैं। तो ये उसके लिए भी बैठक इंपॉर्टेंट है। लेकिन डर की बात कहा जाए तो ये बट नेचुरल है कि 5 अगस्त 2019 को इतना बड़ा फैसला लिया गया, और उसके बाद अगर सरकार नहीं बनती है, जब बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं उभर के आती है, तो ये संदेश देश में नहीं समूचे विश्व में भी गलत जाता है। ये थोड़ा भय तो उनको है, लेकिन मीटिंग करने से भय दूर नहीं होगा, क्योंकि पोलिंग हो चुकी है। नतीजों के बाद क्या समीकरण बनते हैं, किस तरीके से निर्दलियों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, किस तरीके से आप, अगर कोई छोटी पार्टी आती है उसको आप आधी को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनके सदस्यों को जोड़ते हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अब पोलिंग तो हो चुकी है, अब मतगणना के बाद के जो फ्यूचर है, जो समीकरण बनने वाले हैं मतगणना के बाद, उस पर चर्चा की जाएगी। एक सवाल और करना चाहूंगा। जिस तरह हमने लोकसभा चुनावों के अंदर देखा था, जब पोल ऑफ पोल सामने आए थे, तो हर जगह भाजपा को 350 के पार दिखाया जा रहा था, जबकि भाजपा जो है 300 तक ना पहुंच सकी थी। तो मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, पर इस वक्त हम सीधा से चल जाएंगे जहां पर इंजीनियर रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए। मसरूफियात के बावजूद, तमाम हमारे मुखालफिन के हरबों के प्रोपेगेंडा के बावजूद जो हमारी कंपेन का हिस्सा बने, तो इस वक्त मेरा आपसे बात करने का 2-3 मुद्दों पर मकसद है। पहली गुजारिश ये है कि कल काउंटिंग है, सारे मानते हैं, खासतौर से जो रीजनल पार्टीज खुद को कहती हैं कि जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी, और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, खास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं, वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक
स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीजों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियां बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो। और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए, या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैं अभी 2 दिन दिल्ली से होके आया, पहली बार 5.5 साल बाद जम्मू कश्मीर हाउस जाने का मौका मिला। लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं। मैं हैरान हुआ ये देखकर कि जो मेन जम्मू कश्मीर हाउस है वो सारा लद्दाख यूटी को दिया गया है, वो सारा लद्दाख यूटी को दिया गया है। अफसोस यह है कि अगर जम्मू कश्मीर लगभग 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल गवर्नमेंट वुड बी that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect, empathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख यह है कि वहां तो बैठना ही है, वहां बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहां प्रोवाइड कर दी और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी। व्हाट वाज द क्राइटेरिया? और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है वो तो पहले वहां पर कोई बीमार ज्यादा था, कोई और ज्यादा था, उनके लिए रिजर्व थी, छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम है लोगों के घरों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुंचेगी। एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर कि हमें यह बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी और हमारे रिसोर्सेज को आप हर चीज में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को लेट डाउन करते हैं। और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीजें देख लें। तीसरी चीज मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी ही, मैं कहता हूं कि फिलहाल पार्टियां रुक जाएं। अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहां होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन 2 रीजन्स, कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग। सिर्फ यह कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक। सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला लोगों का काम सफर होता है, पैसा बचाने के बजाय कंफ्यूजन है, ऑफिसर में भी कंफ्यूजन है, लोगों में भी कंफ्यूजन है। तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर हर चीज को अन्ना का मसला न बनाकर दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, मिलजुल सकें और एक जो उनका एक कल्चरल बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए। उसके अलावा
आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले यति नरसिम्हन आनंद नामी एक तथाकथित पुजारी ने एक बार फिर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की। हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं। किसी भी मुसलमान को दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं, लेकिन उनके नाम पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन मेरा मोदी जी से इतना सवाल है, अगर आपने मुझको यूएपी में बंद कर दिया, कश्मीरी बच्चों को सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तिहाड़ जेल भेजा गया, तो इस गुस्ताख रसूल की सजा क्या है? जो योगी आदित्यनाथ डोजर लेके हर जगह पहुंच जाते हैं, आखिर क्या ये आदमी यूएपीए तो इन लोगों के लिए बना था? हम पूछना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, मैं नहीं कहता हूं सिर्फ मुसलमान ही, जो सेक्युलर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, दे आल्सो वांट टू नो व्हाई दिस मैन एंड फ्यू अदर्स लाइक हिम हैव नॉट बीन बुक्ड अंडर यूएपीए। उनके लिए आपने क्या सजा तजवीज रखी है? और वी ऑल कंडेम इट। इतनी ज्यादती क्यों? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, फॉर गॉड सेक लेट द नेशन नो, लेट द पीपल ऑफ J&K नो व्हाई डिडंट यू गिव रजिस्ट्रेशन टू अवामी इत्तेहाद पार्टी। आपने इस पीरियड में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एनसीए अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। 5 विधायक मनोनीत हुए तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, कहा विधायक मनोनीत करने की जिम्मेदारी सरकार की। उपराज्यपाल को प्रक्रिया से रहना चाहिए दूर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साफ तौर पर बड़ा बयान निकल के सामने आया है। अगर 5 विधायक मनोनीत किए जाते हैं तो साफ तौर पर वो का बयान सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए। Look, I'm not so thrilled about exit polls, because exit polls can be wrong also, they can be right also. What will really show the truth and the true picture will be once the boxes are opened and the votes are counted. We are hopeful, let me be very frank about it, we are hopeful that the alliance will form the government and a stable government. That is what we are looking forward. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब ही यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए, एंड नॉट ट्रंकेट स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, वेयर गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू थिंग्स। व्हाई नॉट? हाउ डज इट मैटर if we all work for the same thing, for improvement in conditions of people in the state, removing unemployment, removing all the distresses that have occurred in these 10 years, freedom of press, media, first thing we should do. We should have the right to say what is true and what is not true. Why not? What is wrong with it? We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections. And I'm sure Congress will have no objections. I will not be the Chief Minister. That's one thing very clear to all of you. So who I have done my Chief Minister's job. My problem will be, how do we make a strong government and how do we fulfill the agenda? बढ़ते अगली खबर की ओर। डोडा की 3 विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां धारा 163 लागू कर दी गई है। मतगणना केंद्रों के 200 मीटर दायरे में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी और चुनाव आयोग द्वारा तैनात किए गए स्टाफ को भीतर जाने की इजाजत दी जाएगी। और करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे टोडा से
वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, जानना चाहूंगा किस तरह के वहां पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, किस तरह से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है और वहां पर किस तरह से अलग अलग पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वहां पर उनको इजाजत दी जा रही है। क्या किसी पार्टी में कोई नाराजगी तो नहीं देखी जा रही क्योंकि नुमाइंदों को इजाजत नहीं दी गई है मतगणना स्थल पर जाने की? बिल्कुल इस वक्त मौजूद है जहां पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पे अंदर जो डीसी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आने वाले लोग हैं, उन पे नजर रखी जा रही है। और कुछ दिन पहले हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा से जब बात की थी, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया था कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और 163 जो दफा है वो भी नाफिज कर दिया गया है। शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी रखी गई है और जहाँ पे ईवीएम मशीन है वहां भी अब जब आप देखेंगे चारों तरफ से सिक्योरिटी देखने को मिलेगी और साथ साथ में लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है और लोगों के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटीज रखी गई है। स्पीकर्स लगाए गए हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर और 51, 52 और 53 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहीं पे यानी कि डीसी ऑफिस के अंदर ही जो है उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी और स्टेडियम स्पोर्ट्स डोडा के अंदर भी कुछ स्पीकर्स लगाए जाएंगे जो अभी तक हमें बताया गया है। तो काफी देर से इस चीज का इंतजार किया जाएगा और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जहां पे हम देख रहे हैं आपकी कल आखिरी दिन होगा और आखिरी दिन का अब लोग इंतजार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस दिन में किसके साथ ये ताज लगता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी वसीम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कोई कॉन्टिजेंसी प्लान जो है वो तो नहीं बनाया गया है क्योंकि बहुत से इलाके जो है वो एलओसी से सटे भी थे? बिल्कुल देखिए जहां तक हम देख रहे हैं अभी की जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि नाराजगी देखिए अभी तक सामने किसी की नहीं आई। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा जब एग्जिट पोल सामने निकल के आया था तो जरूर एग्जिट पोल पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे जब हमने उनसे बातचीत की थी उनका ये मानना था कि इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ करते थे तो एग्जिट पोल जरूर सामने आते थे। तो इस बार जो एग्जिट पोल है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि उनका ये मानना है कि एग्जिट पोल चलते रहते हैं। ये 8 तारीख की फैसला होगा कि किसकी जीत यानी कि किसके सर ये ताज लगता है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कल का दिन कब आएगा क्योंकि कुछ ही घंटे बच गए हैं। धन्यवाद वसीम पूरी जानकारी साझा करने के लिए। मतगणना को लेकर उधमपुर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के त्रिस्तरीय बंदोबस्त हुए हैं जहां 4 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 4 काउंटर सेंटर स्थापित किए गए हैं। काउंटिंग सेंटरों के बाहर कल यातायात पर रोक रहेगी और लोगों की पैदल आवाजाही पर भी रोक रहेगी। घटना के चलते जो है जिला पुलिस उधमपुर ने 3 टियर सिक्योरिटी के इंतजामात जो है स्ट्रांग रूम पे कायम किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर में हमने सीएपीएफ की ट्रुप्स जो है तैनात की है, सेकंड लेयर में स्टेट आर्म्ड पुलिस को तैनात किया गया है और थर्ड लेयर में जो है जिले की जो अपनी पुलिस ट्रुप्स है उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ इन दोनों स्ट्रांग रूम्स पे जो है डीएसपी रैंक्ड ऑफिसर्स की सुपरविजन में ये सारी डिप्लॉयमेंट की गई है। मतगणना के दिन जो है स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग सेंटर्स के बाहर के 100 मीटर का जो दायरा होगा उसको नो पेडिस्ट्रियन जोन करार देते हुए यहाँ पर किसी ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाएगा और जो अधिकृत लोग हैं जिनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड्स है वही लोग जो है वो मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम्स के अंदर काउंटिंग सेंटर्स के अंदर आ सकते हैं। इसलिए एक डिटेल्ड जो है ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी हम इशू कर रहे हैं और उसकी सूचना जल्द ही जल्द जो है सारे नागरिकों को दी जाएगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिला इंतजामिया और जिला पुलिस उधमपुर के इस इंतजाम के चलते जो है काउंटिंग बड़े ही पीसफुल तरीके से गुजरेगी और लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। देखिए 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 4 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 2 काउंटिंग सेंटर्स डिग्री कॉलेज विमेन में है और 2 काउंटिंग सेंटर्स डिग्री कॉलेज बॉयज में है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल 12:30 के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।